नाम है अभिनव स्टडी टिप्स। तो आइए आज हम लोग फिर से एक शॉर्टकट में रिवीजन करते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए 26 के लिए 2026 के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हम लोग आज तैयारी करने वाले हैं। और इस प्रकार का अगर मैं आपको वीडियो देता हूँ तो आप लोग डेली देख लीजिए कीजिए, क्योंकि देखिए इसमें कम ही टाइम में आपको कुछ ज़्यादा ही बता दिया जाता है, जिससे होता है ये कि आप लोग का ये जो बेस है वो भी मजबूत होगा और टाइम भी बचेगा आपका। और काफ़ी ज़्यादा टाइम बाय काफ़ी कम टाइम में आप लोग थोड़ा ज़्यादा सीख लीजिएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए मैं इस प्रकार का वीडियो आप लोग देखा कीजिए। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 और सत्ता में साझेदारी की क्रिया प्रणाली है, ठीक है? लेक्चर नंबर 1 है हमारा और इसी में मैं थोड़ा-सा इसको और आगे ले जाऊँगा। देख लीजिए, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। इस चैप्टर से जो इस बार है ना, इस बार जो 25 में हुआ एग्ज़ाम, 2025 में इस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया पता है? 20 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, 4 ठो शॉर्ट क्वेश्चन, 1 ठो लॉन्ग क्वेश्चन। यानी देखिए 20 नंबर इधर, 4 दूनी 8 दोनों पाली मिला के, ठीक है ना? तो 4 दूनी 8 नंबर इधर, 20 8 28 और एक इधर 4 नंबर आता है। तो जोड़ लीजिए, लगभग अगर आप बोले तो 30 नंबर का इस चैप्टर से, अकेला इस चैप्टर से पूछा गया। तो सोच लीजिए ये चैप्टर कितना मतलब इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? तो इस दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है। 2 से 3 लेक्चर लगेगा, ऐसे छोटा-छोटा लेक्चर में मैं आपको सारा चीज़ बता दूँगा। मैं जहाँ से हो पाए इसको मैं जल्दी-जल्दी खत्म करूँगा और आप लोग इस प्रकार का वीडियो देखा कीजिए, ठीक है? तो आइए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। सिर्फ ज़्यादा हो सके तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, 9296002193। आप लोग इस पे अगर आप करते हैं तो शायद आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सारा चीज़ का पीडीएफ यहाँ पे सारा चीज़ मिलता है, ठीक है? देखिए, पहला चैप्टर है दूसरा चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। देखिए, सत्ता में साझेदारी होता क्या है? ये आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं और मैंने नहीं पढ़ाया, यहीं से पढ़े होंगे आप लोग, तो ये सबको पता रहता है। मैं इसलिए नहीं पढ़ा पाया क्योंकि देखिए मेरे पास अभी टाइम कम था, तो अभी से मेरा बैच स्टार्ट हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये पढ़ा दूँ, थोड़ा अपने भाई-बहन दोनों भाई और बहन दोनों को हेल्प कर दिया जाए। देखिए, सत्ता में साझेदारी का मतलब है समाज के सभी वर्ग, चाहे वो छोटा वर्ग रहे या बड़ा वर्ग रहे, छोटा जाति रहे, सबको सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। तो समाज के सभी वर्गों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी। सत्ता का क्षैतिज वितरण, ये भी पूछा गया एग्जाम में, सारा चीज़ पूछा गया, हम लाए हैं यहाँ पे। तो सरकार का क्षैतिज वितरण, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बँटवारा एक ही स्तर पर होता है, जिसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। देखिए, यानी सत्ता का क्षैतिज वितरण ये हम समझा देंगे, 2 मिनट रुकिए, पहले ये भी आप लोग याद कर लीजिए। इसमें देखिए सरकार का विभिन्न अंग के बीच सत्ता का बँटवारा एक ही स्तर पर होता है, ठीक है? विभिन्न अंग, तो देखिए ऊर्ध्वाधर, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण यानी ऊपर की ओर वितरण, तो सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बँटवारा होता है, जिसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। अब देखिए इसको हम थोड़ा समझा देते हैं आपको, इसको समझाते देखिए। पहला क्षैतिज वितरण है, इसमें इस लेवल पे वितरण होगा, यानी एक यहाँ और एक यहाँ, सभी समान। और ऊर्ध्वाधर में होगा एक ऐसा ऊपर की तरफ ये होगा, यहाँ पे सबसे मेन बैठेगा, यहाँ पे उसके नीचे, यहाँ पे उसके नीचे 3। यहाँ पे केंद्र सरकार, सेंट्रल जिसे कहते हैं, यहाँ पे राज्य सरकार, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ पे होगा इस वाले जगह पे होगा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये समझ में आ गया आपको? तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देख लीजिए आगे है शासन। भारत में यहाँ पे शासन जो होता है पूरा विश्व में, वो 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे लोकतंत्र शासन 2 प्रकार का होता है, संघात्मक शासन या संघीय शासन इसे कहते हैं। दूसरा होता है एकात्मक शासन, ठीक है? संघात्मक शासन, देखिए संघात्मक शासन जो है, वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर शासन करे। इसको हम शॉर्टकट में समझाएँ तो मोदी और नीतीश दोनों मिलके शासन करे, उसे संघवाद या संघात्मक शासन कहते हैं, ठीक है? अब मोदी हम नीतीश क्यों बोले, क्योंकि आप लोग बिहार के हैं, आपको ये एग्जाम्पल से समझाया जा सका।
जा सकता है, जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों मिल के शासन करता है वही। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, याद रखिएगा। संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत अमेरिका से हुई। देखिए शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से हुई। ये सब पूछता है एग्जाम में। तो आगे चलते फिर बोले संघात्मक शासन दो प्रकार का था, संघात्मक एकात्मक। अब एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है? वैसा व्यवस्था जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार शासन करता हो उसे एकात्मक। मान लीजिए भारत में ही अगर केवल मोदी का राज रहेगा, केवल मोदी ही शासन करेगा, नीतीश नीतीश राज्य सरकार का कोई वैल्यू नहीं, तो वो हो जाएगा एकात्मक शासन, ठीक है। अब देखिए संघीय शासन भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है संघ राज और एक होता है संघीय सरकार, ठीक है। अब देखिए संघ राज क्या होता है? जो संघ राज है इसमें कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में, मान लीजिए छोटा छोटा 10 गो राज्य है, ठीक है, 10 गो राज्य है, वो मिलके एक ठो देश का निर्माण कर लिया, तो वो है क्या? संघीय राज्य, ठीक है। इसमें अमेरिका आता है, भारत नहीं आता। संघीय राज्य का एग्जाम्पल भारत नहीं है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, समझ लीजिए। और देखिए उसके बाद आता है एक होता है संघीय सरकार। देखिए जब किसी बड़े देश को अनेक राजनीतिक इकाइयों में बांटकर वहाँ स्थानीय प्रांत और सरकार केंद्र सरकार में व्यवस्थापित की जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? संघीय सरकार। देखिए ये समझाते हैं हम आपको। एक देखिए जैसे भारत है, भारत एक देश है, ठीक है। इस तरह से जो भारत मान लीजिए ये देश है, इसको बांटा गया है छोटा छोटा राज्य में। लेकिन संघीय राज्य में क्या होता है? छोटा छोटा राज्य मिल के बहुत सारा एक देश का निर्माण करता है। और संघीय सरकार में क्या होगा? एक देश छोटा छोटा राज्य में टूटेगा, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा पावर किसको होता है? देश को होता है। मतलब संघीय सरकार में केंद्र सरकार को होता है, केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा शक्ति, ठीक है। केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा शक्ति होता है, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। आइए हम चलते हैं आगे और यहाँ पे देखिए संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता, व्यवस्था का उद्देश्य। देखिए संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य, देखिए क्षेत्रीय एवं अन्य विविधताओं का आदर करना। जितना भी अब संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है कि सभी को आदर करना, राष्ट्रीय एकता बनाना, अखंडता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, यानी देश में संतुलन बनाए रखने के लिए। अब देखिए संघीय शासन की विशेषता, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है और राज्य सरकार के पास होती है। सर्वोच्च सत्ता किसके पास? केंद्र और राज्य के पास होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, यानी एक राज्य सरकार एक केंद्र सरकार, एक केंद्र सरकार एक दूसरा राज्य सरकार होता है। यही चीज यहाँ पे बताया गया। आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, लिखना है तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको ग्रुप पे। देखिए दोनों सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होते हैं और अपने कार्यों के लिए प्रति जवाबदेह होते हैं। मान लीजिए कोई सरकार कोई काम किया, कोई गलत काम, मान लीजिए कोई चीज नहीं लाना था, कोई योजना ला दिया, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? वही होगा। खुद उसको जवाब देना पड़ेगा जनता को, आखिर आपने ये क्यों किया, ठीक है। ठीक है, दोनों सरकार एक ही नागरिक पर शासन करती है। देखिए अब मान लीजिए मोदी है और नीतीश है, दोनों मिलके आप ही पे शासन कर रही है कि, समझ गए? तो दोनों सरकार केंद्र और राज्य दोनों एक ही नागरिक पे शासन करती है। संघीय शासन व्यवस्था में नागरिकों की दोहरी पहचान होती है। अब दोहरी पहचान मतलब क्या? पहला तो वो अपने देश के हैं, दूसरा अपने क्षेत्र के हैं। तो वो अपने क्षेत्र के भी होते हैं, अपने राष्ट्र के भी। आप मान लीजिए कहीं दूसरा राज्य गए, मान लीजिए महाराष्ट्र के, वहाँ आप क्या बोलिएगा कि भाई हम बिहारी हैं। अगर आप चले गए पाकिस्तान, आप क्या बोलिएगा? हम हिंदुस्तानी हैं, वही। वहाँ तो नहीं बोलिएगा कि हम बिहारी हैं, वहाँ पे ये बोलिएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। यही होता है, उसका दोहरा पहचान होता है। दोनों सरकार एक के अधिकारों और शक्तियों का मूल स्रोत संविधान होता है। देखिए दोनों सरकार को कितना अधिकार देना है, कितना नहीं देना, इसके लिए संविधान होता है। इस संविधान के मूल प्रावधानों में बदलाव के लिए दोनों स्तरों की सरकार की सहमति एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब मान लीजिए कोई संविधान में कोई नियम गलत है, मान लीजिए कोई खराब है, जो अभी के टाइम में लागू नहीं करना चाहिए, तो उसको जो बदलना है ना, उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है और उसमें दोनों सरकार की सहमति चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार के बीच अधिकारों और शक्तियों के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवाद को न्यायपालिका देखता है, मतलब सॉल्यूशन करता है। तो न्यायपालिका, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो केंद्र और राज्य यानी मोदी और नीतीश में अगर लड़ाई होगा तो उसको कौन देखेगा? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए भारत में संघीय शासन व्यवस्था, भारतीय भारतीय संविधान में दो तरह के सरकार की को व्यवस्था स्थापित किया गया है, ठीक है ना। संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार। देखिए जो सरकार, संघीय केंद्रीय सरकार किसे कहते हैं?
जो सरकार संपूर्ण देश पर के लिए होता है, पूरा देश के लिए होता है, उसे संघीय सरकार होते हैं। मान लीजिए मोदी जैसे है, मोदी क्या है कि पूरा देश पे शासन करता है। महाराष्ट्र का भी पीएम, उत्तर प्रदेश का भी है, झारखंड का भी है, लेकिन नीतीश जो है वो केवल क्या है, नीतीश कुमार केवल बिहार के हैं। तो ठीक है ना, इसीलिए केंद्रीय सरकार क्या होगा, जो पूरा देश के लिए होगा। और देखिए प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार, जो सरकार प्रत्येक प्रांत इकाई या राज्य के लिए होती है उसे प्रांतीय सरकार कहते हैं। समझ गए, जो राज्य के लिए होता है राज्य सरकार कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश भी बांटा गया, जहाँ पे देखिए, जहाँ पे राज्य, जिसको राज्य बनाना असंभव था उसे क्या किया गया, केंद्र के अंदर रखा गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो वैसे क्षेत्र जो अपने भौगोलिक आकार या अन्य कारणवश स्वतंत्र और स्वतंत्र प्रांत नहीं बन पा सकते हैं, मानी एक स्वतंत्र राज्य नहीं बन पाता है, कोई कारण होगा, तो उसको क्या किया जाता है, उनको केंद्र में बदल दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश। अभी तक कुल 8 है शायद। देखिए किसी मौजूदा प्रांत में विलय करना भी संभव नहीं होता है, किसी मौजूदा प्रांत में विलय करना भी संभव नहीं होता। इन क्षेत्रों को शासन चलाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया जाता है, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। देखिए कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है ना, इसमें इसको किसी दूसरे राज्य में मिलाया भी नहीं जाता है, और इस पे शासन करता कौन है, केंद्र सरकार, यानी मोदी करेगा इस पे शासन। ठीक है, ये केंद्र के अंदर रहता है। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया जाता था, अभी नहीं है, पहले दिया जाता था, लेकिन ये खचड़पनी कर लेता था। इसके बारे में कभी बताएंगे आराम से। मणिपुर देखिए, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आदि राज्य को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। कुछ राज्य को विशेष प्रावधान दिए गए, बिहार भी मांग कर रहा है। केंद्र और राज्य के अधिकारों के बंटवारे में आसानी से बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी बदलाव को संसद के दोनों सदनों से दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत के बाद कम से कम आधे राज्य के विधानसभा के मंजूरी कराना आवश्यक है। कोई भी अगर बदलाव होगा कहीं भी, कोई राज्य के सीमा तीमा के बारे में, तो उसमें लंबा प्रक्रिया है, इतना याद रखिएगा। इतना याद भी नहीं रखना आपको, जो जो इसमें से आप 3-4 याद कर लीजिए, मन से लगा के लिख दीजिएगा। केंद्र और राज्य के विवाद को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का व्यवस्था किया गया है। केंद्र और राज्य के द्वारा बनाए गए कानून की जांच कर उन्हें संविधान के विरुद्ध गैर कानूनी घोषित करने का शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जिसे बोलते हैं हम लोग, वही देखभाल करता है सारा। ठीक है ना, अब चलते इधर। सरकार चलाने एवं अन्य जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के लिए केंद्र और राज्य को कर लगाने एवं जुटाने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा भी हो सकता है कि देश जो मोदी है वो आप पे कर लगा सकता है, टैक्स, कोई भी चीज पे टैक्स लेता है राज्य सरकार भी, तो ये उसको है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब देखिए संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य की सरकार के कार्यों, क्षेत्र, अधिकार को बांटा गया है, जिसे विधायी अधिकारों को 3 सूचियों में उल्लेख किया जाता है। 3 सूची है जहाँ पे सारा कार्य है। तो एक होता है संघ सूची। सूची किसे कहते हैं, देखिए संघ सूची में पूरे देश के लिए महत्व रखने वाले विषय को रखा जाता है। इन पर केवल कौन कानून बना सकता है, इन पर केवल केंद्र सरकार यानी मोदी ही कानून बना सकता है। ठीक है, सिर्फ केंद्र। जैसे शिक्षा, ये थोड़ा गलत है। देखिए विदेश नीति पे बना सकता है संघ सरकार यानी मोदी बना सकता है नियम। संचार संसाध पर, मुद्रा पर, बैंकिंग पर आदि पर, लेकिन शिक्षा पर नहीं, शिक्षा पर दोनों है। राज्य सूची में केवल राज्य का जो है ना, राज्य का जो हेड होगा यानी राज्य का मुख्यमंत्री ही कानून बना सकता है। तो स्थानीय महत्व के विषय को राज्य सूची में रखा गया, इन पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकता है, ये याद रखिए। जैसे जेल, स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं आएगा इसमें भी, पुलिस आदि। स्वास्थ्य शिक्षा ये समवर्ती सूची में है। ठीक है ना, अब देखिए लास्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की है क्या, ऐसा कि जहाँ पे केंद्र और प्लस में राज्य, केंद्र और राज्य मिलके कानून बनाता है, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। याद रखिएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया नोट डाउन। जो विषय इन तीनों सूची में नहीं आता उसे अविष्ट सूची में रखा जाता है। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को केवल है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आप लोग को कि इसमें आ जाएगा शिक्षा। शिक्षा याद रखिएगा समवर्ती में। एक बार बता, समवर्ती में क्या करेगा, केंद्र और राज्य मिल के शासन मतलब कानून बनाएगा। राज्य सूची में केवल राज्य बना सकता है, और देखिए उसके बाद संघ सूची में केवल देश का मतलब जो है वो केंद्र है, केंद्र बना सकता है केवल। ठीक है,
तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कर दीजिएगा और यही हमारा वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट 2 आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। शॉर्टकट में बता रहे हैं, जल्दी-जल्दी रिवाइज़ के लिए अच्छा होगा।